अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नदीम ख़ान। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि नदीम ख़ान ऑफिशियल से हमेशा आपको उन चेहरों से मुतारफ़ कराऊं जिन्हें आपने कभी लाइव नहीं देखा, उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो ये वाहिद ज़रिया है नदीम ख़ान ऑफिशियल के आपको सेलिब्रिटी से मिलाता हूँ, उनके बारे में आपको पर्सनली जानने को मिलता भी है। आज जो हमारे पास शख्सियत हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है उनके बारे में, लेकिन फिर भी मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने डे फर्स्ट से, जब से आप पैदा हुए उस दिन से लेके अब तक अपने दिल में ये अज़्म रखा कि आपने अपने पाकिस्तान, अपने पाक वतन के लिए कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर करना है जिसकी वजह से आपकी शनाख्त भी बने और आपके मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो। आपने अगर टीवी प्ले किया तो उसमें सबूत दिया अपने होने का, अगर आपने स्टेज किया तो भी, और अगर आप हमसाया मुल्क में गए तो वहाँ भी एक छाप लगाई कि आपसे बड़ा अदाकारिया पाकिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं वो ज़रख़ेज़ मिट्टी के मालिक हैं, उनमें फ़न कूट कूट कर भरा हुआ है। आज जिस शख्सियत से आपको मुतारिफ़ करवाने जा रहा हूँ वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। आप आइए मिलवाते हैं आपको हमारे इंटरनेशनल स्टार। आज हमारे साथ मेहमान हैं नसीम विकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नसीम साहब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है जी। अच्छा, ऐसी क्या ख़ास बात है कि मेरी आपसे से पहले भी मुलाकात ठहरी, जब भी मैं आपसे मिलता हूँ आप तरोताज़ा रहते हैं? बस ये कुदरत का कमाल है, वरना कभी कोई बंदा ख़ुद को ना मेंटेन कर पाया, ना उसके अंदर कोई इतनी हिम्मत होती है। मैं समझता हूँ कि जब आपको प्यास लगती है तो कभी आपकी प्यास एक गिलास से ख़त्म होती है, कभी 2 गिलास से ख़त्म होती है। इसका मतलब है फिर पानी आपकी प्यास नहीं बुझाता, वही बुझाता है। जी बिल्कुल, उन्होंने दुरुस्त फरमाया। आपने अपने करियर का आगाज़ तालीम ख़त्म करने के बाद, बेसिकली ताल्लुक़ तो आपका फैसलाबाद से हम सब जानते हैं, एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद आप इस तरफ कैसे आए? पहली बात तो ये कि एजुकेशन मुकम्मल ही नहीं की, ना एजुकेशन किसी की मुकम्मल होती है। मैंने एफ़ए अपना मैट्रिक जो किया था वो किया था पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल कचहरी बाज़ार फैसलाबाद से। फिर उसके बाद गवर्नमेंट सामनाबाद कॉलेज से मैंने एफ़ए किया। फिर 3rd ईयर में मैंने स्टार्ट ही लिया। तो आपकी बात से मैं बात ले रहा हूँ कि मैंने एजुकेशन मुकम्मल ही एजुकेशन छोड़ के इस काम को फिर शुरू किया। लेकिन एक ऐसा काम चूज़ किया जिससे न सिर्फ अपना नाम रोशन किया, अपने प्यारे वतन पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। मैंने देखा, मैं फ़ैन हूँ कपिल शर्मा शो का, उस वजह से नहीं, जो कंटेंट आपने उन्हें दिया उसकी वजह से, वो जो थीम आपने उनको दिया वो वहाँ से लेके कपिल शर्मा आज कपिल शर्मा है। आपने अपने लास्ट इंटरव्यू में हमें बताया था कि नो डाउट कि वो काम करने वाले और मेहनती लोग हैं, लेकिन उसके पीछे जो थीम दी गई, आपने जो डायरेक्शन दी, पसे पर्दा रह के भी आज भी आप उनकी तारीफ़ करते हैं। तो इस बारे में हम हमारे व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा काम वाले बंदे की तारीफ़ करता हूँ। जो बंदा मेहनत करता है, काम करता है, वो उसका सारा कुछ अपना ही होता है। उसमें फिर दूसरे बंदे को क्रेडिट लेना, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी कि फ़लाँ बंदे को मैंने बनाया, फ़लाँ बंदा मेरे हाथों में आया, तो उसके बाद आप दूसरा क्यों नहीं बना रहे? आपसे दूसरा क्यों नहीं बन रहा? वो इसलिए बन गया था कि उसका नंबर था, उसकी बारी थी। जिस तरह क्रिकेट के अंदर एक आदमी आउट होकर जाता है, फिर दूसरा भी उसकी जगह पे आता है। पहले ने भी 100 किया होता है, दूसरा भी 100 करता है, करना स्कोर ही होता है जी। हर बंदा अपनी अपनी बैटिंग के ज़रिए अपने अपने स्कोर को मुकम्मल करता है। इसी तरह इस फील्ड के अंदर भी ऐसा ही होता है कि हर बंदे ने अपने अपने टैलेंट के हिसाब से और अपने अपने वक्त के मुताबिक ऊपर आना होता है। तो मैं समझता हूँ कि कपिल शर्मा का वो वक्त था, वो टाइम था, वो उसका नंबर था, उसकी बारी थी, वो बड़ी सोहनी इनिंग्स खेल रहा है। सर, ऐसा क्यों नहीं है कि हमारे पाकिस्तान में से जो आप लोग जाकर दीगर ममालिक में अपना नाम रोशन करते हैं, जैसे राहत फ़तेह अली ख़ान, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, असलम, तो इस तरह से बड़े बड़े लोग बाहर गए, हमारा ये टैलेंट हमारे मुल्क के लिए यूटिलाइज़ क्यों नहीं है? मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जब तक हम इसको एज इंडस्ट्री तस्लीम नहीं करेंगे, तब तक इसकी इज़्ज़त नहीं होगी, तब तक उतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा। उनके मुल्क के अंदर ये इंडस्ट्री एक प्लेटफॉर्म, उसको बाकायदा इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है और उसको बाकायदगी से देखा जाता है। आपके यहाँ पर कुछ तबका इसको देखता है, कुछ इसकी मुखालफत करता है, कुछ तो क्रिटिक हैं जो इसके ऊपर तनकीद की उंगली उठाते हैं, और कुछ जो हैं वो डिप्लोमेसी का शिकार होते हैं, मतलब देख भी लेते हैं और नुक्ताचीनी भी कर लेते हैं। अपना देख के अगर आपकी कोई चीज़ गंदी है तो आप उससे ज़्यादा बड़ी गंदी गाली लिख के कह रहे होते हैं इन्होंने गंद डाला हुआ है, और ख़ुद भी गाली लिखी होती है। तो अखलाक ये नहीं होता, अखलाक ये होता है कि हम सारे पहले यूनिटी बने। हमें ये फ़ैसला करना है कि हमने इस काम को देखना भी है कि नहीं देखना।
अगर देखना है तो हम इसको कैसे देखना है। दुनिया में किसी भी मुआशरे का जो आईना होता है ना, वो कल्चर होता है। तो अभी एक बहुत बड़ी दौड़ लगी हुई है, हम देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि जी ये ड्रामे जो हैं वो बहुत बुरे लिखे जाते हैं टेलीविज़न के ऊपर। सास जो है वो अपने जवाई के ऊपर है, तो ससुर जो है वो बहू के ऊपर है, देवर जो है वो अपनी भाभी के साथ ताल्लुक़ है, तो ये है वो है। तो जब आप फिर इर्द गिर्द देखते हैं तो राइटर कहाँ से कहानी लेके आएगा। अभी आप वो जो आयशा वाला केस है जो मीनार पाकिस्तान में हुआ, वो कहती रैम्बो मेरा भाई है, वीडियो कुछ और बता रही है, वीडियो कुछ और बता रही है, ठीक है ना। जब राइटर इसको लिखेगा तो फिर आप राइटर को क्यों गाली दोगे। जी बिल्कुल। सबसे पहले हमें अपने मुआशरे में से इन चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी कौम को एजुकेट नहीं करेंगे, जब तक आप उनको बताएंगे नहीं कि रोड्स के ऊपर जो आपने ज़ेब्रा क्रॉसिंग लाइंस लगाई हुई हैं, लाइन और लेन का फ़र्क कैसे आपने बताना है। पहले लोगों को आपने बताना है, अवेयरनेस देनी है, फिर उसके बाद आपने चालान करना है। हम पहले चालान करते हैं, अवेयरनेस देते ही नहीं हैं। देखें, ये बातें वही शख्स कर सकता है जिस पर आप बीती हो। आप राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। सबसे बड़ी अहम बात, आप एक अच्छे इंसान हैं। इसी वजह से लोग आपके मदाह हैं, आपसे प्यार करते हैं। मैं एक और सवाल आपसे करूंगा कि माशाल्लाह से पूरी दुनिया भर में और पूरे पाकिस्तान में आप परफॉर्म करने के लिए चाहते हैं। मुल्तान में अभी कुछ अर्सा कबल रेक्स ऑडिटोरियम का इफ्तिताह किया गया, तो आप क्या समझते हैं कि मुल्तान के लिए कोई बेहतर इजाफा है, या उसके लिए कोई लोकेशन या एनवायरनमेंट, या वहाँ जिसके जो सरपरस्त हैं ज़वार बलोच साहब, उनके बारे में मैं कुछ जानना चाहूँगा। देखिए, ज़वार बलोच साहब थिएटर का एक मुस्तनद नाम है, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से लेकर थिएटर इंडस्ट्री तक जो वक्फ की है, और उसमें बेलौस बहुत सारे फ़नकारों को अपनी जो सलाहियतें हैं उनके अंदर भरी हैं, उनको दी हैं, और बहुत सारे स्टार्स बनाए भी हैं, और उसके साथ पेशेंस भी रखा है। फिर मुल्तान शहर के अंदर रह के फिर उस ज़माने में जब आपको बिल्कुल थिएटर से एक किनारा कशी की जब सूरत अख्तियार कर जाती है लोगों की कि अभी थिएटर जो है वो बेरारवी का शिकार हो गया, थिएटर जो है देखने के लायक नहीं रहा, यहाँ से फैमिली का आंसर उठ गया। तो ये होता है कि ज़माने के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। पहले टेस्ट मैच होता था, फिर वनडे के बाद फिर 2020, अब चीज़ें छोटी होती जा रही हैं। मोबाइल के ऊपर भी अब कोई बंदा भी टेलीविज़न के ऊपर पूरा सीरियल नहीं देख पाता, छोटे छोटे क्लिप पे चीज़ आ गई है। हर चीज़ जो है ना वो एक छोटी होती जा रही है, सुकड़ती चली जा रही है। इस ज़माने में आके फिर से उस ड्रामे को लेकर आना, मैं समझता हूँ ये ज़वार बलोच साहब की बहुत बड़ी काविश है मुल्तान शहर के लिए, नहीं सिर्फ पूरे पाकिस्तान के लिए, कि एक जगह पे आपको एक ऐसा थिएटर मुहैया करना जहाँ पर आपको वो तफरी मिले जो आप अपनी फैमिली के साथ लेना चाहते हैं। बट उसके साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको ज़माने के साथ भी चलना पड़ता है। ज़माने में क्या चल रहा है, अब आप किसी को ख़त नहीं लिख सकते, अगर आप लिखेंगे तो आप उससे ज़माने से पीछे रह जाएंगे। जी बिल्कुल। क्योंकि ख़त को आप पोस्ट करेंगे, फिर उस तक पहुंचेगा, फिर उसका रिप्लाई आएगा, जबकि आपके बराबर बैठा एक आदमी मोबाइल से सारा मैसेज जो है वो आपको सेंड कर रहा है, ठीक है। फिर इसी तरह जब आप कहते हैं जी पुराने ड्रामे कैसे आएंगे, ये बिल्कुल इसी तरह की बात है कि जैसे कोई ख़त लिखने के लिए बैठ जाए। जो ज़माना गुजर गया, जो लोग चले गए वो अपना काम करके चले गए। अब जो ज़माना आया, जो लोग देखने वाले हैं, वो आपने गाना सुना होगा कि मैं पल दो पल का शायर हूँ। हाँ, उसके अंदर एक वर्ड है, उसके जो शायर कहता है कि मुझसे बेहतर कई शायर आए और आकर चले गए, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। बिल्कुल, दोनों चले गए। आप ये ना समझो ना कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हो, मैं ये ना समझो कि मैं बहुत अच्छा कह रहा हूँ। तुमसे बेहतर सुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, वो भी एक पल का हिस्सा थे, मैं भी इस पल का हिस्सा हूँ, और हम भी कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा जो आज तुम्हारा हिस्सा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ज़माने के साथ जो आदमी नहीं चलता ना, वो ज़माने की दौड़ से पीछे रह जाता है। होता क्या है कि मौलाना अली सरकार का भी ये कॉल है कि अपने बच्चों को ज़माने की तालीम दिलवाना, उसे बेजा पाबंदियों में ना रखना। ठीक है, जो ज़माना चल रहा होगा उसी की तालीम के साथ साथ चलना, और साथ उसके रह कि आपने अपने ट्रैक को भी रखना है। तो इस ज़माने के साथ आप वो सारी चीज़ें ख़त्म तो नहीं कर सकते, उनको थोड़ा सा ठीक करके, उसकी ट्रिमिंग करके, तो अपना साथ एक कल्चर की बात करके, ड्रामे की बात करके, दोनों चीज़ों का तड़का लगा के दिखा सकते हैं। ख़त्म करना जो है वो मेरे मुनासिब नहीं। जो लोग अपने माजी को कभी नहीं भूल पाते वो हमेशा कामयाबी ज़रूर हासिल कर पाते हैं। ये तो हो गई हमारी इंटरव्यूज़ की बात। मैं ये चाहता हूँ कि लोग, हमारे व्यूवर्स, आपके बारे में जानें कि आपकी फैमिली में जब आप इस तरफ आए, क्या उन्होंने आपको डांटा, जिस तरह की एक रस्मी सुनी जाती है, क्या आप अपने हक़ाइक़ हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आपको भी डांट पड़ी इस तरह? पहली बात तो ये कि हमारे ख़ानदान में कभी किसी को पता ही नहीं था कि मतलब ये एक्टिंग वैक्टिंग होती क्या है। तो मैं अकेला ही ऐसा था,
जब मैं पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो वहाँ पर मैंने अंधेरा उजाला का एक स्किट देखा था। मेरा दोस्त था एम मकसूद, जिन्होंने एक फेयरवेल पार्टी की थी मैट्रिक वालों के लिए। तो मैंने जब वो एक्ट देखा तो देख के मुझे बड़ा लगा कि मैं भी कर सकता हूँ। तो उसने मुझे चांस दिया, मैं ये करने लग गया। उसके बाद मेरी माँ मेरे ख़िलाफ़ थी कि ये काम नहीं करना। हमें तो मतलब इतना भी याद है कि जब हमारे घर VCR लेकर आए किराए पे, तो माँ जो थी वो मतलब इतनी ख़िलाफ़ थी, वो उसने ईंट पकड़ के VCR के ऊपर मार रही थी। तो हम लोग उसको रोक रहे थे कि नुकसान हो जाएगा, पैसे देने पड़ेंगे। तो वो रोने लग गई थी कि ये क्या कर रहे हैं। तो चूँकि हम लोग इन चीज़ों को ज़माने के साथ चल रहे थे, हमने इस दौड़ में आके शामिल हो गए। फिर करते करते उनको समझाया, बताया। समझाना क्या होता है, माँ बाप तो मान ही जाते हैं, नहीं मानती तो औलादें नहीं मानती। तो कहते हैं ना जी कि अय्याशी जो होती है वो माँ बाप के पैसों से होती है, अपने पैसों से तो गुजारा होता है। आप चाहेंगे आपके बच्चों में से भी कोई इधर शोबिस की तरफ आए? नहीं, अव्वल तो वो उनका रुझान नहीं है, दूसरा मैं चाहूँगा भी नहीं कि वो इस तरफ आएँ, क्योंकि मेरा ही बड़ा तल्ख तजर्बा है। एक पर्सनल और आखिरी सवाल, ठीक है जी। हर इंसान को लाइफ में, ज़िंदगी में कभी ना कभी मोहब्बत होती है। आप हमें बेशक ना बताएं कि किससे हुई, लेकिन आपको मोहब्बत ज़रूर हुई, वो ज़रूर हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। देखिए, जो मोहब्बत होती है ना, अगर तो आप पूछ रहे हैं लड़कियों वाली, वो तो कोई भी खूबसूरत नजर आए तो मोहब्बत हो जाती है। ये तो फिर मोहब्बत ना हो, ये तो फिर सर जी, ये ज़माने का एक मतलब बिल्कुल सच है जिसको कोई बंदा भी नहीं झुठला सकता। नहीं, मैं वो मोहब्बत में मैं रह गया, मैं तेरे पीछे रह गया। देखें, बंदा पैसे वाला हो, औरत खूबसूरत हो, मोहब्बत होने से कोई नहीं रोक सकता। व्यूअर्स, आप भी समझिएगा इस बात को कि बंदा खूबसूरत, औरत खूबसूरत हो और बंदा पैसे वाला हो, मोहब्बत हो ही जाती है। लेकिन आपको जो मोहब्बत हुई वो निभाई आपने? सर जी, वो तो हमने निभाई भी है, और उसके बाद उसको घर में भी बिठाया है। फिर उसके बाद उसके बच्चे भी हैं। ये कामयाब मोहब्बत की एक निशानी है। वजह शोहरत नसीम विकी, जो नसीम विकी बना पूरी दुनिया में, वो क्या है आपकी वजह शोहरत? आपका कौन सा ऐसा किरदार या कौन सा ऐसा ड्रामा था, टीवी प्ले था, स्टेज था, या कोई ऐसी चीज़ जिससे आप नसीम विकी पूरी दुनिया में जाने जाते? ये मैं मतलब बिल्कुल अल्लाह को हाज़र नाज़र जान के ये बात कह रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे कुछ नहीं आता। मैं आज जो कुछ भी हूँ अपनी माँ की दुआ से हूँ। वाह जी, माँ की दुआ से याद आया, इसी बात पर प्रोग्राम ख़त्म करते हैं कि मेरे हर दुख को भुला देती है माँ, क्या है अच्छा क्या है बुरा सब सिखा देती है माँ। मैं जब भी घर रात देर से लौटता हूँ, मेरे इंतज़ार में सोती नहीं माँ। मैं जब भी दुनिया के गम से निढाल हो जाता हूँ, मेरे ज़ख्मों पे दबा देती है माँ। आज मेरी माँ मेरे साथ है, इसलिए हर खुशी मेरे साथ है। ये जी मैंने आपकी वालदा के लिए। बहुत शुक्रिया जी, ये आपने बल्कि वो एक रूहानसा वाला जो है ना, रोने वाला माहौल बना दिया कि माँ जब दुनिया से चली जाए ना जी, फिर उसके बाद दुनिया में रहता कुछ नहीं। पहले मैं जब कुछ करता था, कामयाबी मिलती थी, तो वो जब तक माँ को नहीं बता देता था मज़ा नहीं आता था। आपको कोई खुशी मिल भी जाए, कामयाबी मिल भी जाए, और मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो हंसती नहीं रही जिसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लोग मैसेज मांगते हैं अपने लिए, मैं मैसेज मांगता हूँ सिर्फ आपसे, उन लोगों के लिए जब इंसान बहुत बुलंदी पे जाता है तो उसके दुश्मन बहुत बनते हैं। आप अपने दुश्मनों के लिए प्यारा सा मैसेज दीजिए। देखिए, जो लोग बुराई करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं कि वो बराबरी नहीं कर सकते। बहुत ही खूबसूरत बात, छोटे से अल्फाज में बहुत बड़ी बात। इस वक्त आप देख रहे हैं नदीम खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और ये यूट्यूब पेज पर भी है, आपको नदीम खान ऑफिशियल पेज भी मिलेगा। हमारे साथ आज मौजूद हैं और बहुत प्यारी बातें हुई। इंटरनेशनल स्टार नसीम विकी, हमारे व्यूवर्स को कोई पैगाम देना चाहें? बस मैं यही कि जी, जहाँ भी रहिए खुश रहिए, सिर्फ अपने असल को याद रखिए। हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने असल को याद रखते हैं। आपने कभी परिंदों को उड़ते देखा होगा, जब वो आसमानों पे उड़ते हैं तो उनकी नज़रें ज़मीन पर होती हैं, इसलिए वो गिरते नहीं। और इंसान जब ज़मीन पे चलता है, थोड़ा सा अकड़ के चलता है और छोटी सी ठोकर से गिर जाता है। ये होते हैं लेजेंड्स, और अल्लाह ताला से दुआ है कि नसीम विकी साहब अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, आपको सेहत दे, और कामयाबी के जो आप जीने इसी तरह से क्रॉस करें, करते जाएं। इंशाल्लाह आपको नदीम खान ऑफिशियल पर दोबारा किसी अच्छी सेलिब्रिटी के साथ मिलवाते हैं। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।